प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल यूडी नेट चाहे दर्पण में। तो प्यारे मित्रों, जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल के माध्यम से मैं इंटरनेट JRF सेट की तैयारी करते हैं। और कई मित्रों के अनुरोध पर मुझे UGC नेट पेपर 1 ओल्ड पेपर 2022 के लिए 2021 के पेपर मुझे बताना पड़ेगा आपको। ठीक है, 2021 के ओल्ड पेपर मैं चाहती हूँ कुछ आपके समक्ष रखूँ, लेकिन जो पेपर रखने का तरीका है वो थोड़ा अलग है, जो कि मैं केवल यहाँ पर ऑडियो के माध्यम से, और मैं स्क्रीन पर दिख रही है आपको, तो इसी के माध्यम से मैं प्रश्नोत्तरी आपके समक्ष रखना चाहूँगी। तो बताना, आप मुझे ये बताना कि क्या ये तरीका अच्छा है, क्योंकि टाइपिंग मैं कर नहीं पा रही हूँ, टाइपिंग हो नहीं पा रही है, और मैं चाहती हूँ कि जो कुछ इंपॉर्टेंट शिफ्ट में प्रश्न आए हुए हैं तो मैं उनको आपके समक्ष रखूँ। ठीक है, और ये बताऊं कि वो प्रश्न फिर से किस तरह से बन सकता है, किस रूप में फिर से आ सकता है, क्योंकि मैंने काफ़ी एनालाइज किया। तो प्रश्न जो है ना, वही प्रश्न थोड़े से चेंज करके फिर दूसरे शिफ्ट में, फिर वही प्रश्न फिर चेंज करके फिर तीसरे शिफ्ट में, मतलब दूसरे दिन वही प्रश्न फिर आया है। यानी कई एग्जाम में प्रश्न वही है, बस थोड़ा सा तरीका चेंज है ना। तो कुछ प्रश्न मैं आपके समक्ष रखूंगी। ये आपको ये तरीका अच्छा लगता है तो मुझे आप बताना यस और नो करके कमेंट में। तो मैं अभी, मतलब अभी मैं केवल 10 प्रश्न आपके समक्ष रखूंगी। इसके बाद मैं पूरा क्रम से, यानी 2021 के जो 4 दिसंबर को पूछे गए थे, जो 5 दिसंबर को पूछे गए, या जो 25 को, जो 26, 27 को इस तरह पूछे गए हैं, तो उनके 50-50 प्रश्न में से 35 से 40 प्रश्न, यानी मैथ को छोड़ करके, ठीक है, मैथ और DI को छोड़ करके, और बाकी सभी प्रश्न मैं आपके समक्ष रखूंगी। फास्ट करके रखूंगी, ज़्यादा अनावश्यक वार्तालाप नहीं करना है, केवल काम की बात करनी है, केवल स्टडी की बात करनी है। ठीक है, तो मैं प्रश्न को आपके समक्ष रखती हूँ। आप मुझे बताना कि ये तरीका आपको समझ में आया कि नहीं आया। हाँ, तो कंटिन्यू इसको रखें हम 5-6 दिन, मतलब 4-5 दिन में पूरे शिफ्ट का आपको समझा दूँ, बता दूँ मैं। यदि अच्छा लगता है तो आप मुझे कमेंट करना, नहीं लगता तो भी कमेंट करना, अच्छा लगता तो भी करना, नहीं लगता तो भी करना, कि मतलब प्रश्न सामने हो तो ज़्यादा अच्छा रहे, क्या कैसा है, क्योंकि प्रश्न टाइप करने का ऑप्शन तो अब बचा नहीं मेरे पास, है ना, कि उसको टाइप करूँ फिर रिकॉर्ड की क्लास रखूँ। बहरहाल अब चलते हैं प्रश्नोत्तरी की ओर। ठीक है, एक प्रश्न पूछा गया था कि नेटवर्क संचार में ब्लॉक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। प्रश्न है, नेटवर्क संचार में ब्लॉक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए था कि ब्लॉक की विषय वस्तु को कोई भी संपादित कर सकता है। ऑप्शन बी है, ब्लॉग एक तुल्यकालिक संचार प्रणाली है जो लोगों को वास्तविक काल में बातचीत करने की अनुमति देती है। तीसरा ऑप्शन था, एक ब्लॉग में उत्क्रम कालानुक्रमिक क्रम में पोस्ट होते हैं। चौथा ऑप्शन था, ब्लॉग उन वेब पेजों का इतिहास है जिन्हें आपने देखा है एक ISP द्वारा बनाए रखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर चारों ऑप्शन आप चाहे तो एक बार रिवाइज करके देख सकते हैं, या आप ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर 3 था कि एक ब्लॉग में उत्क्रम कालानुक्रमिक क्रम में पोस्ट होते हैं। ठीक है, यदि एक आप देखेंगे, एक जो जो ब्लॉग मतलब जो ब्लॉग फेमस होते हैं, तो उसके जो भी जो उसमें पोस्ट होंगे, तो वो सब ना, मतलब कालानुक्रम रखने का मतलब यहाँ होता है, जो सबसे हाई लेवल का पोस्ट है पहले वो रहेगा, फिर उससे लो लेवल, फिर उससे लो लेवल, उससे लो लेवल, ऐसा करके यहाँ पर पोस्ट बनते हैं। ठीक है, एक और प्रश्न आया था हमारे समक्ष, बना था कि भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद की स्थापना किसके लिए की गई थी। ठीक है, भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान की स्थापना किसके लिए की गई थी। ऑप्शन थे, जो कि कोर्ट में आपको आंसर बताने हैं, ध्यान से ऑप्शन को पढ़िएगा। कि ए ऑप्शन है कि विभिन्न विषयों को मजबूत करने के लिए। प्रश्न ही है कि भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद की स्थापना किसके लिए की गई थी। ऑप्शन है, विभिन्न विषयों को मजबूत करने के लिए। ऑप्शन बी है, सामाजिक विज्ञान में शोध को बढ़ावा देने के लिए। ऑप्शन सी है, एक अनुशासन के रूप में सामाजिक विज्ञान की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए। ऑप्शन डी है, सामाजिक वैज्ञानिक की चिंताओं पर चर्चा करने के लिए, एक मंच प्रदान करने के लिए। ऑप्शन ई है कि विश्वविद्यालयों द्वारा आयोजित संगोष्ठियों और सम्मेलनों का समर्थन करने के लिए। ठीक है, इतने ऑप्शन थे। अब आपको समझ में, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन तो आपको दिख नहीं रहे हैं, तो कैसे समझ में आएगा क्या होगा। तो राइट आंसर भी मुझे बताना चलेगा पड़ेगा, क्योंकि बंधु यहाँ पर बात सामाजिक अनुसंधान की हो रही है, तो बात भी केवल 2 ही निकल कर आएगी। एक है कि सामाजिक विज्ञान में शोध को बढ़ावा देने के लिए, और सी नंबर है कि एक अनुशासन के रूप में सामाजिक विज्ञान की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए। बात सामाजिक विज्ञान अनुसंधान की हो रही, तो उत्तर भी कुछ उसी तरह का निकल कर आएगा। ठीक है, जैसे कि प्रतिभाग आधारित एक अनुसंधान होता है, जो कि सामाजिक सांस्कृतिक अनुसंधान के रूप में कार्य वहाँ भी किया जाता है।
एक प्रश्न आता है कि क्षेत्र स्वतंत्र शिक्षार्थी की विशेषताओं की पहचान कीजिए। ठीक है, प्रश्न है कि क्षेत्र स्वतंत्र शिक्षार्थी की विशेषताओं की पहचान कीजिए। ऑप्शन है कि शिक्षक से मार्गदर्शन और प्रदर्शन मांगता है। ऑप्शन बी है कि पाठ्यचर्या विषय वस्तु के विवरण पर ध्यान केंद्रित करता है। ऑप्शन सी है कि प्रतिस्पर्धा करना पसंद करता है। ऑप्शन डी है व्यक्तिगत अनुभव के लिए आवश्यकताओं से संबंधित है। ऑप्शन ई है स्वयं जानकारी व्यवस्थित कर सकता है। अब प्रश्न क्या है, बताना है आपको कि क्षेत्र स्वतंत्र शिक्षार्थी की विशेषताओं की पहचान कीजिए, या प्रश्न बन सकता था, इसको आप अपने ढंग से समझना। ठीक है, प्रश्न है कि उस क्षेत्र के एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ के स्वतंत्र विद्यार्थियों या परीक्षार्थियों शिक्षार्थियों की विशेषताओं की पहचान आप बता दो क्या है। आप जानते हैं कि पाठ्यचर्या विषय वस्तु के विवरण पर ध्यान केंद्रित करना एक अच्छे विद्यार्थी की विशेषता है। मैं आपको कहती हूँ यूजी सीनेट की तैयारी करना है तो सबसे पहले सिलेबस पर जाओ, सबसे पहले सिलेबस को देखो, पाठ्यक्रम को देखो, पाठ्यचर्या को देखो। ठीक है, फिर दूसरी बात होती है कि प्रतिस्पर्धा पसंद करना। एक अच्छा विद्यार्थी प्रतिस्पर्धा पसंद करता है क्योंकि इस समय आप प्रतिस्पर्धा के बीच ही आपका टकराव चल रहा है ना। कोई फला व्यक्ति आगे न जा नहीं पाए, कोई बुढ़का व्यक्ति आगे न जा नहीं पाए, यानी इतनी प्रतिस्पर्धा है आपके अंतर्गत कि आप पढ़ने के लिए मजबूर हैं, नींद भी नहीं आ रही आपको इस समय तो अच्छे से, है ना। फिर एक और ऑप्शन आता है कि स्वयं जानकारी व्यवस्थित कर सकता है। ठीक है, अभी देखो जो चीज़ें आपको उपलब्ध नहीं हो पाती हैं तो आप उसको स्वयं से खोजने का प्रयास करते हैं। तो तीन ही ऑप्शन है जो कि एक स्वतंत्र शिक्षार्थी की विशेषताओं की पहचान करते हैं। ठीक है, आगे हम एक और चलते हैं। एक और प्रश्न हमारे समक्ष आता है। ठीक है, प्रश्न बनकर आता है, अच्छा प्रश्न कई है लेकिन मैं चाहती हूँ कि उस प्रश्न का जिक्र करूँ जो कि आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे प्रश्न बनता है, हाँ एक प्रश्न ये निकल कर आता है कि अधिगम की प्रक्रिया में संलग्न होने से तात्पर्य उस समय से है जो छात्र कक्षा में अधिगम करने में लगाते हैं। ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा, स्थापना दिया है कि अधिगम की प्रक्रिया में संलग्न होने से तात्पर्य उस समय से है जो छात्र कक्षा में अधिगम करने में लगाते हैं। ऑप्शन 2 है कि रचनात्मक मूल्यांकन औपचारिक होता है, रचनात्मक मूल्यांकन औपचारिक होता है जबकि योगात्मक मूल्यांकन अनौपचारिक होता है। उपरोक्त कथन में से आपको उत्तर का चयन करना है। तो दोनों ऑप्शन आपने देखा, बताऊं दोनों ही गलत है, दोनों ही गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि यहाँ ऑप्शन है कि अधिगम की प्रक्रिया में यानी सीखने की प्रक्रिया में संलग्न होने से तात्पर्य उस समय से है जो छात्र कक्षा में अधिगम करने में लगाता है। ऐसा नहीं है, केवल वही बस समय सीखना नहीं कहा जाता कि जो छात्र कक्षा में पढ़ ले, ऐसा थोड़ी ना है। कक्षा के बाहर भी तो व्यक्ति सीखता है, कहीं बाजार गया वहां भी कुछ सीख करके आता है, कहीं शादी हॉल में गया या कहीं भी जाता है, वो किसी धार्मिक स्थान पर गया, कहीं सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहा है वहां भी सीखता है। तो ऐसा नहीं है कि सीखने से तात्पर्य केवल उसी समय से है कि जो छात्र कक्षा में अधिगम करने में लगा दे, यानी कक्षा के अंदर जो है वही बस सीखना नहीं है। बच्चे हम कहीं से भी सीख सकते हैं, है ना, हम कहीं से भी सीख सकते हैं। फिर दूसरा आता है कि रचनात्मक मूल्यांकन औपचारिक होता है जबकि योगात्मक मूल्यांकन अनौपचारिक होता है ना। योगात्मक मूल्यांकन या फिर संकल्पनात्मक मूल्यांकन दोनों एक ही है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों ही कथन हमारे गलत आते हैं। एक और प्रश्न निकल कर आता है, प्रश्न है कि दर्शकों को संदेश देने में किस प्रकार का संचार सबसे कठिन होता है ना। आप चाहें तो आप मुझे वो आप पेपर का नाम बता सकते हैं कि मैम 2021 का 26 दिसंबर का फर्स्ट पेपर सॉल्व करवाएं, या 2021 का जो 5 दिसंबर को हुआ था, या फिर जो 27 को हुआ था, जो 28 को, जो 20 दिसंबर को हुआ था। यानी आप चाहें तो ये भी कह के आप कमेंट करेंगे तो मैं वो भी सॉल्व करवाऊंगी। ठीक है, ये सॉल्व मुझे कहाँ से मिले थे, जब हम टेलीग्राम पे हमारे कई मित्र ऐड हुए थे अलग अलग विषयों से। तो कोई पॉलिटिकल साइंस का था, कोई हिस्ट्री का था, कोई ज्योग्राफी का था, कोई संस्कृत का था, कोई इंग्लिश का था। तो हमने उनसे पेपर लिए हैं। ठीक है, मैं पहले ही पेपर मांग लिया था कि आप पेपर दें, कृपया आप बताएं, तो मैं समझ जाऊंगी कि पेपर का पैटर्न अगला कैसा बन सकता है। ठीक है, तो उस हिसाब से मैं कुछ आपके लिए मॉक टेस्ट प्रोवाइड करूंगी। ओके, तो इसलिए मैंने किया था। तो प्रश्न बनता है कि दर्शकों को संदेश देने में किस प्रकार का संचार सबसे कठिन होता है। पारस्परिक संचार, जन संचार, अंतर्व्यक्तिक संचार या फिर समूह संचार। आप जानते हैं प्रश्न है कि दर्शकों को संदेश देने में किस प्रकार का संचार सबसे कठिन होता है ना। पारस्परिक होता है जब स्वयं से बातचीत कर लें, आपस में पारस्परिक संबंध मतलब बैठ करके 2 4 20 10 लोग बात कर लें। ठीक है, लेकिन अंतर्व्यक्तिक संचार हो गया, अंतः वैयक्तिक होता है जो कि हम 2 3 लोगों के या हम 2 लोग हों या और कई लोग हमारे साथ बैठे हों जिसके साथ हम संचार करें।
अंतर्वैयक्तिक होता है, नहीं अंतर्वैयक्तिक स्वयं से होता है संचार, जो कि स्वयं से चेतना करना। अंतर्वैयक्तिक अलग है, समूह संचार भी अलग है, ठीक है। समूह संचार जहाँ कई मतलब समूह हो, लेकिन बात हो रही है कि दर्शकों को संदेश देने में किस प्रकार का संचार कठिन है। सोचो कि जहाँ आपको देखने वाले है, जहाँ आपको देखने वाले लाखों की भीड़ में हो, हजारों की भीड़ में हो, तो वो जन संचार है, जिसको सूचना देना या जिसको संदेश देना कठिन होता है, ठीक है। इतना सरल नहीं है कि हम दर्शकों को सुविधा अनुसार सही सूचना दे पाएं या उनके मन मुताबिक सही सूचना दे पाएं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा प्रश्न यहाँ पर 2 नंबर हमारा जनसंचार सही होगा। एक प्रश्न आता है कि 2 विरोधी तर्क वाक्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। 2 विरोधी तर्क वाक्य आते हैं। अच्छा, AEIOU वाला तर्क वाक्य मैं आपको बोर्ड पर समझा दूंगी, ठीक है। 1-2 दिन में बोर्ड पर मैं आपको बता दूंगी कि AEIO वाला तर्क जो आता है उसको आपको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। प्रश्न है कि 2 विरोधी तर्क वाक्यों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, तो वे दोनों सत्य हो सकते हैं कब, है ना। 2 विरोधी तर्क वाक्य कब सही हो सकते हैं कि तर्क वाक्य, हाँ, संबंध में कथन सत्य बताना है। 2 विरोधी तर्क वाक्य में संबंध का आपको सत्य बताना है। कब वो सत्य हो सकते हैं, जब वे दोनों सत्य हो सकते हैं या एक का सत्य दूसरे के असत्य को बताता है, या वे दोनों असत्य हो सकते हैं या वो दोनों असत्य नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बताऊँ, एक का सत्य दूसरे के असत्य को बताता है। ये आपको समझ में नहीं आया मेरे ख्याल से, चलो कोई नहीं, मैं बोर्ड पर जब तक नहीं समझाऊंगी तो ये आपसे नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा, ठीक है। संप्रेषण की भौतिक बाधाएं तेजी से गायब हो रही हैं, लेकिन मनोवैज्ञानिक बाधाएं निम्नलिखित में से किसके कारण बनी हुई हैं, ठीक है। ये प्रश्न कई बार कई शिफ्ट में आया हुआ है, ये वाला प्रश्न कई शिफ्ट में आया हुआ है। प्रश्न थोड़ा सा चेंज है, ठीक है। 5-6 शिफ्ट में यही प्रश्न बना है कि संप्रेषण की जो भौतिक बाधाएं वो तो गायब हो गई, लेकिन जो मनोवैज्ञानिक बाधा है वो उसका वो बना हुआ है। तो ए ऑप्शन था कि औपचारिक भाषा द्वारा, ठीक है। ए ऑप्शन था कि औपचारिक भाषा द्वारा बाधा, या दृश्य प्रस्तुति द्वारा बाधा, या सी है प्रौद्योगिकी के उपयोग द्वारा, या डी है कि भावनात्मक अपील द्वारा, या फिर सांस्कृतिक दृष्टिकोण द्वारा, ठीक है। तो इसकी जो बाधा बनी हुई है वो एक है कि औपचारिक भाषा द्वारा बाधा है, ठीक है। डी है भावनात्मक अपील द्वारा। देखो अब बात हो रही मनोवैज्ञानिकता की, जब बात ही मनोविज्ञान की हो रही तो आप देखें कि आपके चेतना से संबंधित कौन सी बात निकल कर आ रही है। परीक्षा में ऐसे कुछ प्रश्न आएंगे, मान लो नहीं भी बन रहा है तो भी आपको उत्तर लगाना है, उत्तर ऐसे कुछ समझ कर लगाना है, ठीक है। तो औपचारिक भाषा द्वारा, ठीक है, भावनात्मक अपील द्वारा और सांस्कृतिक दृष्टिकोण द्वारा, ठीक है। सांस्कृतिक दृष्टिकोण द्वारा मनोवैज्ञानिक बाधाएं अभी भी बनी हुई हैं, ठीक है। एक प्रश्न हमारे समक्ष आता है कि निम्नलिखित में से कौन विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948 के अध्यक्ष थे, तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे, ठीक है। अच्छा हाँ, एक प्रश्न था इस तर्क में कौन सा हेत्वाभास है ना। एक हमारे मित्र भी ये प्रश्न किए थे कि ध्वनि एक गुण है क्योंकि यह दृश्यमान है। ध्वनि एक गुण है क्योंकि यह दृश्यमान है। हमने जब ऑप्शन इसको पढ़ा था कॉन्सेप्ट में तो अलग टाइप का ऑप्शन था, लेकिन यहाँ अलग ऑप्शन आ चुका है, ठीक है। अरुया सिद्ध है, व्याप्य तत्व सिद्ध है, स्वरूप सिद्ध है और साध्य सिद्ध है, ठीक है। ऐसा ऑप्शन था जिसमें स्वरूप सिद्ध हमारा राइट आंसर होना चाहिए। यहाँ पर एक चीज बता दूं कि तर्क के विकास में हेत्वाभास एकदम गलत होता है। तर्क के विकास में हेत्वाभास जो एकदम गलत होता है। कब गलत होता है, यदि आपका तर्क, ठीक है, आपका तर्क पॉजिटिव है ना, तो उसका जो आप यदि सब कुछ मतलब आता है ना कि ये सभी फल क्या है, मतलब कुछ मनुष्य मरणशील है, ये वाला तर्क आपने सुना होगा, ये नहीं। जैसे मान लो एक तर्क आता है, तर्क आ गया कि हाँ, तर्क मान लो मैं ले लेती हूँ, कुछ ऐसे एग्जाम्पल लेती हूँ कि सभी विद्यार्थी मानव हैं, ठीक है, सभी विद्यार्थी मानव हैं, कुछ विद्यार्थी मानव नहीं है, ऐसा करके। तो यदि ए ऑप्शन सही है, सभी कोई हम तर्क मान लेते हैं, ठीक है। अच्छा कोई नहीं, इसको हम बोर्ड पर जब तक हम डायग्राम नहीं बनाएंगे तब तक मेरे भी ढंग से समझ में आता। डायग्राम जब मेरे सामने एक आता है और वो ट्रिक मैं आपको बता दूंगी, क्योंकि जब इससे मुझे समझना है तो मैं पेपर सॉल्व करने समय भी मैं अपना डायग्राम ही यूज करती हूँ। सबसे पहले मैं डायग्राम बनाती हूँ, इसके बाद मेरी बात समझ में आती है कि इसको हमें कैसे सॉल्व करना है, तो मैं इसको कर दूंगी, ठीक है। 2 मिनट लगेगा, मैं इसको बना के बता दूंगी। और एक प्रश्न और बनता है, ठीक है, एक प्रश्न और लूंगी और इसके बाद मैं चाहूंगी कि आप मुझे बताना ये तरीका ठीक है या गलत है कि किसी गुणात्मक तरीके में अभिज्ञात शोध प्रश्न या उद्देश्य से संबंधित प्राथमिक अध्ययनों का सारांशीकरण और व्याख्या क्या कहलाता है।
किसी गुणात्मक तरीके में अभिज्ञात, ठीक है। अच्छा, शब्दावली को पकड़ना बहुत जरूरी है। जब तक आप यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर को शब्दावली को नहीं पकड़ेंगे तो मुश्किल है बनना, क्योंकि यहाँ पर जो ऑप्शन है ना, तो बात गुणात्मक तरीके की हो रही है, लेकिन बात निकल कर आती है कि अभिज्ञात शोध, ठीक है। अब अभिज्ञात शोध आपको देखना पड़ेगा क्या होता है। अभिज्ञात शोध प्रश्न या उद्देश्य से संबंधित प्राथमिक अध्ययनों का सारांशीकरण और व्याख्या क्या कहलाता है। ऑप्शन में बहुत है, गुणात्मक समीक्षा है, यथार्थवादी समीक्षा है, मेटा समीक्षा है या भावात्मक समीक्षा है। उत्तर सही INTA का भावात्मक समीक्षा ही आया था, ठीक है। एक और प्रश्न निकल कर आता है ना, एक और प्रश्न हमारे समझ निकल कर आता है कि हार्डवेयर कंप्यूटर के भौतिक और मूर्त भागों का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। दूसरा कथन आता है कि प्रचालन तंत्र उपयोगकर्ता की आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलित सॉफ्टवेयर है, ठीक है। अब ये दोनों प्रश्न बने थे। अब यहाँ बताऊं कि कथन एक तो सत्य है, लेकिन कथन दो असत्य है। कथन दो असत्य क्यों है? प्रश्न है कि प्रचालन तंत्र उपयोगकर्ता की आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलित सॉफ्टवेयर है। ऐसा नहीं है कि सॉफ्टवेयर मतलब जो प्रचालन तंत्र यानी मतलब जो सॉफ्टवेयर यूज किए जा रहे हैं उन्हीं की आवश्यकता अनुसार ही सॉफ्टवेयर, मतलब उन्हीं की आवश्यकता अनुसार सॉफ्टवेयर नहीं बन रहे हैं, है ना। सॉफ्टवेयर आजकल हाई फाई हो गए हैं। कई ऐसे सॉफ्टवेयर आते हैं जो देखते हैं कि हम लोग का इतना भाग कट करके दूसरे का ऐड कर लेते हैं, है ना। तो इसलिए कथन दो हमारा दो असत्य है और कथन एक हमारा सत्य है, ठीक है। ठीक है, अब मैं स्टॉप करती हूँ और मैं देखती हूँ कि ये कितना टाइम लगा इसमें, क्योंकि वहाँ पर मुझे काफ़ी चीज़ें मैनेज करके बताना पड़ेगा, है ना। टाइम को मैनेज करके बताना पड़ेगा कि मैं एक प्रश्न को बोलने में कितना समय लेती हूँ, ठीक है। कोशिश करूँगी 1 मिनट लूँ या 50 सेकंड ही लूँ या 30 सेकंड लूँ, ठीक है। तो अब आप मुझे बताना, जल्दी से कमेंट करके बताना कि ये आइडिया ठीक है या प्रश्नोत्तरी टाइप करके आइडिया ठीक है। प्रश्नोत्तरी टाइप करना पॉसिबल नहीं हो रहा है, ये मैं आपको पहले ही अवगत करा चुकी हूँ। ओके, तो आप मेंशन कर देना कि 2021 का 20 नवंबर का पेपर चाहिए कि ऐसे वॉइस के माध्यम से चाहिए कि नहीं चाहिए, ठीक है। आप मुझे कमेंट करना और बहरहाल देखते हैं। ओके, आपके कमेंट पर ही अगला क्लास आएगा, अन्यथा इसको स्टॉप करके दूसरे पर काम करेंगे। धन्यवाद।